Hello friends, I welcome you all on All-in-One Learners JK। दोस्तों आज हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग की पार्ट थर्ड की वीडियो की बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे जाके पहले पार्ट वन और पार्ट टू की वीडियो जरूर देखें, उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा कि आज मैं क्या बात करने वाला हूँ। दोस्तों आज बात की जाए आज के टॉपिक की, तो आज हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे साइंस में हम न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे, ग्रेविटेशन लॉज पढ़ते थे, ऐसे ही कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों हैं? ताकि कुछ रूल सेट हो जाएं हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोस्तों एक चीज अभी के लिए, आप फिलहाल के लिए इसको ऐसे समझ लीजिए कि हर ईयर के एंड में मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, कहाँ पैसा कितना गया, उन सब की जो डिटेल आती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें अलग से टॉपिक है, इसके ऊपर लंबा टॉपिक है, इसे अलग से वीडियो बनेगी तो उसमें आपको अच्छी तरह समझ आ पाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो ये हम क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्यों जरूरत है? क्योंकि एक यूनिफॉर्म बेस बन जाता है अकाउंटिंग का। मान लीजिए अगर यूनिफॉर्म बेस ना हो तो कोई कुछ कर रहा है, कोई दूसरी एंट्री डाल रहा है, मैं किसी और तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, तो ये सब चीजें कियोस क्रिएट हो सकती है। इसके लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों बात की जाए गैप की। ये गैप क्या है? गैप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दोस्तों हर कंट्री में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनके कंट्री में उनकी जो एक इंस्टीट्यूट होता है जो उनको डिफाइन करता है, वैसे ही इंडिया में है, वो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है जो हमारी कंट्री की, वो ICAI है, जो हर साल तो नहीं कहूंगा कि हर पीरियोडिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसको डिफाइन करती है कि हमारे देश में क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इन सबको वो डिफाइन करती है। तो गैप इज ए फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स डिफाइंड बाय द अकाउंटिंग बॉडी ऑफ ए कंट्री। तो काफी इंपॉर्टेंट MCQ हो सकता है ये कि हु डिफाइंस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रोफेशनल रूल्स कौन बनाता है? तो वो ICAI बनाती है हमारे कंट्री में, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन दो टाइप के होते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट कुछ बेसिक अजम्पशन के ऊपर बेस्ड होते हैं, कन्वेंशन कुछ प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस्ड होते हैं। पहले हम कंसेप्ट्स की बात करेंगे। पहला कंसेप्ट आया है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। दोस्तों सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या है? मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग मनी इन बिजनेस इज नोन एज प्रोप्राइटर और ओनर। तो दोस्तों जब ओनर बिजनेस में पैसा डालता है तो अकाउंटिंग जो पहला जो कंसेप्ट है सेपरेट एंटिटी, वो कहता है ओनर इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस इज ए डिफरेंट आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ। दोस्तों की बात करूं कि बिजनेस जो होता है, कोई भी कंपनी है, जैसे हमने पहली एग्जांपल में बात की थी पहली वीडियो में, मिस्टर मोहन जी की कंपनी थी ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड इज ए आर्टिफिशियल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। उसका एक अपना नाम है, उसकी एक अपना कॉमन सील होगी। कॉमन सील क्या होती है? कि जो स्टैंप होती है हर बिजनेस की। तो दोस्तों सेपरेट एंटिटी इसलिए है कि बिजनेस अलग है बिल्कुल ओनर से, और ओनर बिल्कुल अलग है। जो ओनर बिजनेस में कैपिटल, जो पैसा इंड्यूस करता है, वो बिजनेस की लाइबिलिटी है। बिजनेस की लाइबिलिटी है। अगर आप नहीं जानते कि लाइबिलिटी क्या होती है तो हमारी वीडियो सेकंड पार्ट 2 में जरूर देखें कि लाइबिलिटी क्या है। तो वो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि वो ओनर के पैसे को रिटर्न करे, वापिस करे, क्योंकि ओनर फ्यूचर में उनसे प्रॉफिट एक्सपेक्ट करता है इस बिजनेस से, इसलिए वो बिजनेस में पैसा लगा रहा होता है। इसके साथ साथ ही बिजनेस के जो भी बिजनेस का काम है उसके ओनर के पर्सनल अफेयर्स नहीं आ सकते। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मान लीजिए मोहन जी ने अपने बिजनेस से पैसा निकाल के कुछ घर पे खरीद लिया है, तो वो पैसा बिजनेस के लिए लॉस है, क्योंकि वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का था और वो बिजनेस के काम के लिए ही यूज कर सकते हैं। अगर आप उसको पर्सनल अफेयर के लिए यूज करते हैं तो वो बिजनेस के लिए ड्राइंग्स मानी जाती हैं। ये मैंने वीडियो 1 में अच्छी तरह डिस्कस किया है, देख सकते हैं आप। दोस्तों जैसे ये कंसेप्ट है जो कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, तो मैंने आपको बता दिया कि मिस्टर ए ने जो 1 लाख रुपया लगाया वो बिजनेस के लिए क्या है? वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, वो कैपिटल है उसकी। बट उसके साथ साथ ही जैसे ही ए ने पैसा लगाया, बिजनेस के पास लाइबिलिटी तो बड़ी, कैपिटल तो आई, बट साथ ही साथ उनके पास कैश भी तो आया, क्योंकि वो वही कैश यूज करके तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे।
अगला प्रिंसिपल है दोस्तों गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दोस्तों इसका मतलब सिंपल सा है, बिजनेस चलता ही रहेगा, फ्यूचर में कभी बंद नहीं होगा, इररेलीवेंट ऑफ कि उसका ओनर की डेथ हो जाती है या कुछ हो जाता है। क्योंकि अगर सपोज किसी ओनर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस का दूसरा पर्सन, कोई फैमिली का दूसरा बंदा उसको टेक ओवर कर लेता है, बिजनेस बंद नहीं होते। ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम करता है कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसी के बेस के ऊपर एसेट्स और लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशंस होती है करंट और नॉन करंट में। अगर आपने इसके बारे में जानना है तो आप वीडियो 2 देखें, उसमें मैंने बताया है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ जो भी चीजें जो इन टर्म्स ऑफ मनी हम मेजर कर सकते हैं वही रिकॉर्ड होंगी, इमोशंस वगैरह कुछ रिकॉर्ड नहीं होंगे दोस्तों। जैसे 2 बिल्डिंग्स, 3 मशीन्स, इसकी कोई सेंस नहीं है, इनकी वैल्यू की जरूर सेंस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जैसे ह्यूमन रिलेशंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, इसमें हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसका कोई यूज नहीं है, ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या है? जैसे हमारे साल में 12 महीने होते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि हम बिजनेस की परफॉर्मेंस जान सके कि बिजनेस 12 महीने बाद कैसा परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस प्रॉफिट में है, बिजनेस लॉस में है। मान लीजिए कोई पीरियोडिक कंसेप्ट ही ना हो तो हमें पता ही कैसे लगेगा कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं 31 मार्च के बाद। अब 31 मार्च क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों ऐसे नॉर्मली तो एक साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, बट फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। एग्जाम्पल के लिए अभी हमारा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2020 को और ये एंड होगा 31 मार्च 2021 में। ये अकाउंट्स में इंडिया में नॉर्मली हम यही फॉलो करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। दोस्तों हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? देखिए इसे हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आज मेरी मोहन जी की वही कंपनी है, वही वीडियो 1 की एग्जांपल बार बार इसलिए लेता हूं ताकि आप लोग अच्छी तरह उस एग्जांपल को सेटल कर सके और कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ सके। मोहन जी की कंपनी ने टायर फिट करने के लिए मशीनरी खरीद ली 2015 में। मशीनरी की कॉस्ट थी 2 लाख रुपया 2015 में। अब आज 2020 है, इन्फ्लेशन महंगाई तो है, कॉस्ट तो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो आज उस मशीनरी की प्रेजेंट मार्केट वैल्यू बात करूं तो वो 5 लाख रुपए है, बट मोहन जी ने 2015 में खरीदी थी। मोहन जी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो मशीनरी 2 लाख रुपया ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आज 2020 में उसकी वैल्यू 5 लाख है तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको 5 लाख लिख दूं, बिल्कुल नहीं। हम उसी वैल्यू पर उस मशीनरी को रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू पर मैंने मशीनरी एक्वायर की थी, जो कि 2 लाख रुपए थी। जहां लिखा है जैसे दिस कॉस्ट इज बेसिस फॉर ऑल फ्यूचर अकाउंटिंग फॉर द एसेट, कि मतलब जो भी हमने इस पे अकाउंट्स की जो भी हमने टेक्निक या जो भी लगाना है वो सब कुछ इसी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड होगा जिस कॉस्ट पे मैंने एक्वायर की थी। दोस्तों ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या है? ड्यूल एस्पेक्ट क्या है? हमने मैथ्स में तो पढ़ा ही है, LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, हम सबने पढ़ा है ये। तो ऐसे ही बिजनेस में 2 टर्म्स आती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो ड्यूल एस्पेक्ट कहता है डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या है, घबराइए मत दोस्तों, हमारा एक अलग से चैप्टर है जर्नल। हम जर्नल एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट को बड़े ही प्यार से बड़े ही ब्रीफ में हम पढ़ेंगे, तो आप उसमें इसको आराम से समझ सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। जैसे मान लीजिए यहाँ ये जो बिजनेस स्टार्ट किया मिस्टर ए ने, जो मैंने एग्जांपल ली है, उन्होंने 20,000 रुपए के साथ स्टार्ट किया। तो एक एस्पेक्ट ये है कि बिजनेस के पास कैपिटल आ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, बट उसके साथ साथ ही उनके पास कैश आ गया। और लाइबिलिटी और कैश मतलब कि कैपिटल और कैश, एसेट और लाइबिलिटी बराबर होगी। दोस्तों अब एक बात और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, लाइबिलिटीज हमेशा हमेशा क्रेडिट होती हैं, एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं। ये अभी आपको मैं प्राइमरली बता रहा हूँ, लेकिन हम बाद में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, इसलिए ये इसका मतलब ये है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होगी। ये एक और एग्जांपल है, मैंने आपको एग्जांपल बता दी, वो सफिशिएंट है। दोस्तों मैचिंग कंसेप्ट क्या है? देखिए ये कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी मैच्ड विद द कॉस्ट ऑफ द पीरियड। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेंगे, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है दोस्तों। मान लीजिए एक कंपनी का चेयर बेचने का काम है और उन्होंने साल में पीरियोडिक कंसेप्ट क्या कहता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो उन्होंने चेयर्स खरीद ली, 20 चेयर खरीदी उन्होंने सिर्फ, और एक चेयर की कॉस्ट है 100 रुपीज।
तो 20 इंटू 100 कितने हो गए भाई, 2000। तो 2000 की उन्होंने चेयर्स खरीद ली, बट 31 मार्च तक वो सिर्फ 10 ही चेयर बेच पाए। तो एक चेयर की उन्होंने कॉस्ट रखी 200 रुपीज, एक चेयर की कॉस्ट रखी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट भी तो जोड़ना था अपना। तो मान लीजिए दोस्तों कि उन्होंने जो चेयर बेची, 10 चेयर्स बेची, तो वो 10 इंटू 200 कितने हो गया, 2000। यानी कि उन्होंने 2000 का अभी तक जो सेल कर ली है। बट अब हम इसको 20 चेयर साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे 10 चेयर अभी भी अनसोल्ड हैं। तो मैं इसको कंपेयर करूंगा सिर्फ 10 चेयर्स इंटू 100, तो वो 1000 उसकी कॉस्ट आई, बट 10 चेयर्स इंटू 200 तो 2000, यानी कि मेरा नेट जो प्रॉफिट बना वो 1000 बना। तो ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है दोस्तों, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जैसे मान लीजिए मेरा चेयर्स बेचने का काम है, अगर मैंने एक साल में 20 चेयर ली है और उसकी कॉस्ट 100 रुपीज पर पीस है, तो 100 पीस पर पीस का मतलब ये है कि 20 चेयर्स की कॉस्ट 2000 रुपया है। बट साल के अंत तक 31 मार्च तक पीरियोडिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग जो कहता है हमारे रूल्स, मैं सिर्फ 10 ही चेयर्स बेच पाया हूँ। तो 10 चेयर्स अब मैं अगले साल बेचूंगा, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो वो 10 चेयर मैंने 200 रुपए के अकॉर्डिंग बेची, क्योंकि मैंने प्रॉफिट भी जोड़ना था अपना। तो 10 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000। बट मैं कंपेयर भी सिर्फ 10 चेयर की कॉस्ट ही करूंगा, ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है। तो इसलिए 10 इंटू 100 तो वो 1000 रुपीज हुआ, तो मुझे प्रॉफिट 1000 का हुआ। ये मैचिंग कंसेप्ट कहता है। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये अक्रूवल कंसेप्ट। अकाउंट्स में हम क्या मानते हैं, सपोज मैंने किसी से कोई सामान खरीद लिया, मोहन जी की ही एग्जांपल लेंगे। मोहन जी ने किसी कस्टमर को टायर बेच दिए, आज बेच दिए, बट कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, वो हमारा क्या बन गया, डेटर। अब ये डेटर क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में जरूर देखिएगा दोस्तों। डेटर के लिए अब क्या हो गया कि मोहन जी के वो डेटर बन गए। बट अकाउंट्स क्या कहता है, जिस दिन आपकी सेल हो गई, आप लोग उसी दिन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डाल देंगे कि आपको पैसे मिल गए, क्योंकि आप एज्यूम करेंगे मुझे पैसा मिल जाएगा। ये अक्रूवल कंसेप्ट कहता है, whether the cash is received or not paid, you have to do a entry in the your books of accounts। दोस्तों अब कन्वेंशन स्टार्ट हो गए हैं। तो पहला कन्वेंशन है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसको हम लोग इस तक एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे दोस्तों। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि मान लीजिए, सपोज मैंने किसी को सामान उधार पे दे दिया, मोहन जी ने टायर दे दिए किसी को उधार पे कि अपना बंदा है दे देगा पैसे वापस। बट वो अपना बंदा इस बार पराया हो गया, उसने हमारे पैसे नहीं लौटाए। तो दोस्तों जो बंदा हमारा बिजनेस में पैसे नहीं लौटाता उसे हम कहते हैं बैड डेट। अब ये बैड और डेट, बैड हो गया बुरा, डेट होता है उधार। तो दोस्तों जो भी बंदा हमारा पैसा नहीं वापस करता वो होता है बैड डेट। तो कंजर्वेटिज्म मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये एग्जांपल, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कंजर्वेटिज्म कहता है कि जो भी हमारे फ्यूचर के एंटीसिपेटेड लॉसेस हैं, जो मुझे दिख रहे हैं कि ये मुझे लॉस हो सकता है फ्यूचर में, जैसे मोहन जी का वो बंदा पैसा नहीं दे रहा है, उसके लिए हम फटाफट एक प्रोविजन बनाएं अपने बिजनेस के प्रॉफिट में से। अब ये प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन होता है, मान लीजिए आपने बिजनेस में 1 लाख रुपया कमाया, तो उसमें से आप 10,000 रुपया प्रोविजन बना देंगे कि ये जो ऐसे लोग जो मेरे पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं उन प्रॉफिट के एक अलग पैसा से हिस्सा रख दिया, इसमें से वो मैं रिकवर करूंगा। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल हमें कहता है कि कोई भी फ्यूचर में जो आपको लॉस दिख रहा है, आप फटाफट उसके लिए प्रोविजन या कुछ इलाज कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर में लॉस ना हो। दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, कन्वेंशन सॉरी, कंसिस्टेंसी क्या होती है, जैसे हम कहते हैं ना विराट कोहली की बहुत कंसिस्टेंसी है, बहुत सेंचुरीज मारता है ये वो, बिजनेस में भी हमें कंसिस्टेंसी ही फॉलो करनी पड़ती है। दोस्तों मान लीजिए हम लोग एक एसेट्स खरीद लिया, हमने कोई खरीद ली, मैंने मशीनरी। तो उस मशीनरी अब 2015 में सपोज अगर मैंने मशीनरी खरीदी है, तो आ क्या उसकी कॉस्ट सेम होगी। जो मैंने वो मशीनरी खरीदी है मेरे ऑफिस में जब मेरे कंपनी में पड़ी, नेचुरल सी बात है उसकी वैल्यू डिग्रेड हो गई है, कम हो गई है। तो उसी डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यू या डिप्लेशन, डिप्लेशन नहीं सॉरी दोस्तों, की वैल्यू का कम होना, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में। तो अकाउंट डेप्रिसिएशन क्या होती है, ये डिफरेंट इसमें मेथड हम फॉलो करते हैं, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेप्रिसिएशन के 2-3 मेथड्स होते हैं। तो कंसिस्टेंसी कहता है कि हमें एक ही मेथड डेप्रिसिएशन का हर साल फॉलो करना चाहिए,
क्यों करना चाहिए? क्योंकि सपोज मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लेना है, तो बैंक मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेगा। अब आप 2015 में स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हैं, अगले साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं, उसमें बैंक कंफ्यूज हो जाएगा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। इसलिए आपको एक ही मेथड फॉलो करना चाहिए। दोस्तों कंसिस्टेंसी में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, वो है स्टॉक की। दोस्तों स्टॉक हम कैसे बेचते हैं, इसमें दो मेथड होते हैं, एक होता है लीफो और एक होता है फीफो। अब ये लीफो क्या होता है? लीफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, और फीफो क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब कंसिस्टेंसी में अब कंपनी की मर्जी है कि वो लीफो के अकॉर्डिंग अपना स्टॉक क्लियर कर रही है या फीफो के अकॉर्डिंग। अब लीफो में क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो स्टॉक सबसे पहले आया होगा, ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कोई टायर आए 1 अप्रैल को, तो मैं सबसे पहले, कोई कस्टमर आज मेरे पास आता है 1 मई को, तो मैं सबसे पहले 1 अप्रैल वाला स्टॉक क्लियर करूंगा। ये लास्ट इन फर्स्ट आउट कहता है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसके बिल्कुल उल्टा है। मान लीजिए कोई स्टॉक मेरे पास 25 अप्रैल को आया है, तो मैं पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में वो स्टॉक बेचूंगा, उसके बाद पुराना स्टॉक बेचूंगा। तो ये कंसिस्टेंसी के क्या मतलब है इसका, कि हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, लीफो या फीफो। हमें एक ही प्रिंसिपल हर साल फॉलो करना चाहिए। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट हमें अपने सारे स्टेक होल्डर, सारे बैंक, सारी अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। दोस्तों मटेरियलिटी क्या है? मटेरियलिटी क्या होता है कि जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसेट्स डालते हैं, कुछ लाइबिलिटीज डालते हैं, तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हमें सिर्फ वही चीजें डालनी चाहिए कि जिनके बेस पे हम लोग वैल्यू कर सकें। कि कोई, ऐसे समझते हैं दोस्तों, की एग्जांपल के थ्रू ज्यादा समझ आएगा। मान लीजिए मोहन जी की कंपनी में 5-6 डस्टबिन भी पड़े हैं, एक डस्टबिन की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट की बात करूं तो 600 रुपीज है। तो दोस्तों अब हम उस डस्टबिन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी स्मॉल वैल्यू से हमारे कोई बड़ा डिसीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हार्डली हमारे प्रॉफिट का शायद आधा % भी हिस्सा ना हो। तो मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हमें उन चीजों को इंपॉर्टेंस देनी है जिनसे बिजनेस के डिसीजन हमारे रेलिवेंट हो, जिनसे पता लगे कि बिजनेस का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो सके। अब डस्टबिन से हमारा क्या बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा, तो इसलिए हम जो चीजें कम इन्फ्लुएंशियल होती हैं उन्हें हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते। बिजनेस में नहीं, माफी चाहता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करते। दोस्तों फुल डिस्क्लोजर क्या है? फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं तो हम लोग उसकी ट्रू फेयर चीजें बताएं अपने शेयर होल्डर्स को, कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल हर एक चीज को हमने कवर किया है, सब कुछ बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है। इसलिए ये फुल डिस्क्लोजर में हम सब कुछ बताएं, कितना लॉस है, कितना प्रॉफिट है, ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई चीज लाया हूँ। आज हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे, क्योंकि हमारा पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। तो आइए दोस्तों एमसीक्यूज करें। तो पहला एमसीक्यू जो है वो है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट टू असेस the financial position of an organization, the productivity of the organization, the liquidity of the organization, the profitability of the organization। दोस्तों जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम फाइनेंशियल पोजीशन, पहला ऑप्शन बिल्कुल फाइनेंशियल अकाउंटिंग यही काम है कि फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की फाइंड करनी। तो ये यहाँ ऑप्शन, बट यहाँ क्वेश्चन है कि नॉट टू असेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मुझे लग रहा है यही आंसर होना चाहिए, द लिक्विडिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर जो मुझे लग रहा है वो होगा द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम, ये 3 फंक्शन है उनके, द फाइनेंशियल पोजीशन, द लिक्विडिटी एंड द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रोडक्टिविटी फाइंड करने के लिए एक अलग अकाउंट्स की ब्रांच होती है, वो उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब अगला जो आ रहा है, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू। अब इसमें प्रिंसिपल, अगर मैंने आपको जैसे पढ़ाया कि सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, वो इसमें लागू होगा, वो एप्लीकेबल होगा। द ओनर, द इन्वेस्टर, द क्रेडिटर्स एंड डेटर्स, द बिजनेस एंटिटी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन वो करेगी? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एंटिटी के। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्स ओनली द फॉलोइंग एक्टिविटीज। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले ही मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इसका आंसर होगा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। पहले रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं और फिर समराइज करते हैं। दोस्तों सिलेक्शन ऑफ LIFO, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एज ए मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन, इज एन एग्जांपल ऑफ, ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है कि हम लोग LIFO मेथड फॉलो करेंगे। दोस्तों बिजनेस एंटिटी वैल्यूज इन्वेंटरी फर्स्ट ईयर ऑन LIFO एंड बेसिस नेक्स्ट ईयर ऑन FIFO, इट्स ए वायलेशन ऑफ। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी।
शोइंग क्लोजिंग स्टॉक एट द मार्केट वैल्यू विच इज हायर देन द कॉस्ट इज वायलेशन ऑफ। अब ये मैंने कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ाया है, तो फिलहाल के लिए इसका आंसर हम आपको फ्यूचर में पढ़ाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इसका आंसर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म है। देखिए ये मैंने आपको पढ़ाया है। इन ड्यूल एस्पेक्ट प्रिंसिपल एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इफेक्ट कितने अकाउंट भाई, डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, 2 अकाउंट्स। क्या आंसर होगा? 2 अकाउंट्स। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ, ये मैंने आपको बिल्कुल पढ़ाया है। क्यों करते हैं भाई, फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है। कौन सा प्रिंसिपल है? कंजर्वेटिज्म। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ए बिजनेस एंटिटी इज डिवाइडेड इनटू द periodic intervals as per the principle of periodicity. A Limited follows the same method of depreciation year over years as to follow the principle of, भाई हर चीज सेम ईयर फॉलो कर रही है। क्या है ये है कंसिस्टेंसी। दोस्तों इसी के साथ हम आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है, कोई आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, मैं किसी और तरीके से पढ़ाऊं, कोई और चीज ऐड करूं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, हमारी वीडियोस देखें, हार्डवर्क करें, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद दोस्तों।